नमस्कार साथियों, मेरे स्टडी IQ IPS में आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ मौर्य साम्राज्य। सभी साथी इस वीडियो को ध्यान से देखें और पिछली वीडियो सारी देख लें ताकि आपको समझ आ सके। 14 टॉपिक मैंने लूसेंट बुक के करवा दिए हैं। अगला टॉपिक है आपका मौर्य साम्राज्य। ये लगभग आपकी 11वीं या 12th क्लास है। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देख लें ताकि आपको समझ में आ सके। चलो मैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करता हूँ। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। जिस्टन ने चंद्रगुप्त मौर्य को चैंड्रोकोट्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। विशाखादत्तकृत मुद्राक्ष में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृक्षल आशय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया। धनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके बाद लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का न्यायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने अपनी 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त ने 395 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। मैग्स्थनीज सेल्यूकस निकेटर को राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मैग्स्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मैग्स्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों को वृश्चिक तोतों का झुंड कहता है, जो सम्राट के लिए चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। आगे नेक्स्ट पार्ट है। हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उन्हें खाना खाने से पहले खास नौकर उसे खाना को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं और 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल काठ का बना होता था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियास ने किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। इसके बाद है मौर्य साम्राज्य का बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमृतघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमृतघात का नाम अर्थ है शत्रु विनाशक।
बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को बर्दरसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेक्स नामक राजदूत भेजा। इसे मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सियसेन कहा गया है। जो जैन ग्रंथ होते हैं ना, उसमें बिंदुसार को सियसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इन विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट ने मंदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। उसके बाद आता है अशोक। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिलेख में 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टोलमी सेकंड ने पाटलिपुत्र डानिशियस नामक का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बुद्ध भिक्षु के अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विषभ झोंपड़ी था। अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ में आजीविकों का उल्लेख किया है कि तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। आजीविक संप्रदाय स्थापना मुक्कखिली घोषाल ने की थी। अशोकों की माता का नाम सुभद्रागी था। अशोक की माता का नाम सुभद्रागी था। आगे नेक्स्ट पार्ट है। सभी साथी भाई याद जरूर करते जाएं, अपने साथ साथ। पढ़ाने का काम मेरा है और याद करने का काम आपका है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार उन्होंने 84,000 पुतों का निर्माण किया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्रह्म लिपि के अभिलेख मिले हैं। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों में 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पादरेटी फेंतर ने की। इसकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने से सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेंट को हुई। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं वर्णित विषय: पहला अभिलेख, इसकी पशुबलि की निंदा की गई। दूसरा अभिलेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया। तीसरा अभिलेख, इसमें राजकीय उत्तराधिकारी को यह आदेश दिया कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। इस अभिलेख में कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख होगा। चौथा अभिलेख, इस अभिलेख में बेरीघोष की जगह धम्मघोष की घोषणा की गई। 5वां अभिलेख, इस अभिलेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा अभिलेख, इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां एवं 8वां अभिलेख इकट्ठा है। इसमें अभिलेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। 9वां अभिलेख, इसमें सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। 10वां अभिलेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारियों को हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां अभिलेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां अभिलेख, इसे क्षत्रिय महामंत्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों एवं सम्मान की बात कही गई है। 13वां अभिलेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। 14वां अभिलेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया।
आगे नेक्स्ट पार्ट है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह अलग अलग स्थानों से प्राप्त होता है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ। प्रयाग स्तंभ लेख यह कौशाम्बी में स्थित है। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद में किले में स्थापित करवाया। दिल्ली टोपरा यह स्तंभ लेख फिरोजा शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ से स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में करलायत ने की। लोरिया अमरेज चंपारण बिहार में, लोरिया नंदगढ़ चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। आगे नेक्स्ट पार्ट है, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है रुम्रदेई है। इसे लुम्बिनी धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा बुरा सुभद्रा घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम प्रत्यक्ष शिलालेख में यह घोषणा की गई, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का शार गुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेनिक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। मौर्य प्रांत एवं राजधानी उत्तरापंथ तक्षशिला, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग तोशली, दक्षिणापंथ सुवर्णगिरी, प्रशांति पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति से इसके पूर्व इसके चरित्र की काफी जांच परखा जाता है, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता है। सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसे सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्ष उत्तराधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता है। प्रांतों के प्रशासक कुमार आर्यपुत्र राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया जो विस्पति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुख्य ग्रामिक कहलाता था। ये आप एक बार रीडिंग कर लेना थोड़ा सा, अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। आगे मैं आपको करवा रहा हूँ। प्रशासकों को सबसे छोटा गुप्त था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोपा था जो 10 ग्राम शासकों को संभालता था। मैगजीन के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने को मृत्युदंड दिया जाता था। मैगजीनीज के अनुसार एग्रोनोई नामक निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अवरोहिक सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। आगे नेक्स्ट पार्ट है, जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज के सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही हो सकती है, लेकिन यह सही नहीं है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमी उत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। प्रशासनिक समिति एवं उनके कार्य एक बार ये रीडिंग कर लेना आप। 5 या 6 युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी सेनापति, जिसे पिलनी नामक यूनानी लेखक चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे।
मैगजीन के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5, 10 या 6 समिति करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महात्म्य में सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा गया तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर की संस्था को कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय ज्ञानदीपीय न्यायालय में न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। सैन्य समिति एवं उनके कार्य: प्रथम जल सेना की व्यवस्था, द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ अश्वारोहियों की सेना की देखरेख, पंचम गज सेना की देखरेख, षष्ठ रथ सेना की देखरेख। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा में अच्छी खेती होने वाली भूमि को आदिम मात्रक कहा जाता था। मैगजीन ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को रूपाजीवा कहलाती थी। नंदवर्षन के विनाश करने में चंद्रगुप्त ने कश्मीर में राजा के पृथक में सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्ष का था। भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश 10 राजा बल्कि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहस्पति था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। कल करवाऊंगा ब्राह्मण साम्राज्य, नेक्स्ट पार्ट है। सभी साथी मेरी वीडियो को एक बार सारी कंप्लीट देख लिया करो ताकि आपको लूसेंट बुक समझ में आ सके और लूसेंट में आपको याद करवा कर छोड़ूंगा, चाहे मेरी वीडियो कोई देखे या चाहे ना देखे। आप एक बार कंप्लीट वीडियो देख लो, सारा टॉपिक क्लियर होता जाएगा आपका। धन्यवाद।